हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीपीएम मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बेसिकली क्या है? एसेट्स की प्राइसिंग का मॉडल है। मींस व्हाट कि कैपिटल मार्केट में कैसे एसेट्स की प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ये मॉडल उस मेथड को बताता है। सो बेसिकली ये मॉडल क्या है? रिस्क सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग का मॉडल कहलाता है ना? इसीलिए इसको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको मेज़र करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी मानते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। तो सीपीएम मॉडल के थ्रू भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेज़र करते हैं। ये उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। बेसिकली है कि कॉस्ट कैलकुलेट करना, मतलब आप प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक? तो ये मॉडल करता कैसे है, काम कैसे करता है? तो ये मॉडल बेसिकली रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है। रिलेशन किस चीज़ के बारे में? कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उस आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके पीछे रिस्क क्या एसोसिएट है। तो उस रिस्क और उस रिटर्न के बीच के रिलेशनशिप को सीपीएम मॉडल डिस्कस करता है। अब देखिए, जब भी हम रिस्क की बात करेंगे यहाँ पे सीपीएम मॉडल में, तो चूंकि ये मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? मार्केट में करने जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है ना, उसको ध्यान में रखता है। और मार्केट में जो रिस्क होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। दो तरीके से रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो मार्केट में जो होता है वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होता है। ये जो रिस्क की बात कर रहा है, जिसके बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहा है, वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है। और ये होता क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आप उसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि मार्केट में ऐसा हो गया, तो आप उसको चाह के चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक रिस्क वो होता है जो कंपनी ओरिएंटेड रिस्क होता है। मतलब कंपनी के पोर्टफोलियो से रिलेटेड होता है या कंपनी से रिलेटेड होता है। उसको हम चाह के कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो उस रिस्क को कंट्रोल कर सकती है। तो इस तरह के रिस्क जो होते हैं वो डाइवर्सिफिएबल होते हैं। मतलब हम इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या इस तरह के पोर्टफोलियो अपना फ्रेम करें, इस स्टॉक में, इस स्टॉक में, इस स्टॉक में, अलग-अलग स्टॉक में हम अपना इन्वेस्ट करके उस रिस्क को क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाता है। क्लियर है? तो बेसिकली सीपीएम मॉडल जिस रिस्क की बात करने जा रहा है, वो रिस्क कौन-सा है आपका? सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि उस रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप है। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा कमाना है, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ बताता है कि अगर सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, तो सिक्योरिटीज़ और मार्केट में क्या है, मतलब सिक्योरिटीज़ आपकी कितनी वोलेटाइल है, मार्केट में क्या रिस्क है, और उसके हिसाब से आप अगर इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, है ना? तो वो ये रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो अगर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम शार्प 1964 में और जॉन लिंटनर के थ्रू 1965 में। लेकिन एक्चुअली ये जो मॉडल है ना, इस पे वर्क पहले हैरी मार्कोविट्ज़ ने किया था 1959 पे। और हैरी मार्कोविट्ज़ वही हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो चॉइस का मॉडल एक्सप्लेन किया। जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो मॉडल, जिन्होंने बताया था मार्कोविट्ज़ पोर्टफोलियो मॉडल। तो उन्हीं के किए गए काम पे इन्होंने इंडिपेंडेंटली सीपीएम मॉडल को शार्प और लिंटनर ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो ये जो मॉडल है वो क्या करेगा, वो हमें शो करता है कि किसी भी सिक्योरिटीज़ का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप चाह रहे हैं, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो हमेशा बराबर होना चाहिए आपके रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम के, कंसीडर टू वोलेटिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी या बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है? उनका कहने का मतलब है कि आप कितना रिटर्न, अगर आप रिस्क उठाने जा रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? अगर आप रिस्क उठाने जाएंगे तो आप यही चाहेंगे ना कि हमें रिटर्न अच्छा मिले। अच्छा रिटर्न का क्या मतलब हुआ? वो लोग जो बिना रिस्क के भी रिटर्न पा रहे हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो वो उतना जो लोग पा रहे हैं वो तो मिले ही मिले, जो बिना रिस्क के जितना लोग पाते हैं वो तो मिले मिले मुझे, प्लस मुझे और क्या मिले, उससे एक्सेस मिले, क्योंकि मैं रिस्क उठा रहा हूँ। तो वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का प्लस, है ना? वो हमारा क्या होता है? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि बीटा कितनी है, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, वोलेटिलिटी कितनी है सिक्योरिटी की, ये भी कंसीडर करते हुए ध्यान में रखना होगा। तो सीपीएम मॉडल बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से टूल है ना? जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, उनके लिए ये टूल की तरह काम करता है, क्योंकि वो इवैल्यूएट करते हैं बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, उनको क्वांटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है और इसमें क्या इनहेरेंट रिस्क है। मतलब
रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशन है, क्योंकि कोई भी रिटर्न तभी लेगा जब उसको जब मतलब कोई भी रिस्क तभी लेगा जब उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना। तो हायर रिस्क हायर रिटर्न, जैसा कि आपका कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग जो मॉडल है आपका, सॉरी कैपिटल मार्केट लाइन जो कहता है, वो यही तो कहता है कि रिस्क क्या करता है, मार्केट को डिक्टेट करता है कि मार्केट में रिटर्न कैसा है। अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो मार्केट का रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। यही रिलेशनशिप कैपिटल मार्केट लाइन बताता है। तो यही चीज़ ये भी कह रहे हैं कि भाई ये इन्हीं के बीच में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सिक्योरिटीज़ के बीच में क्या इनहेरेंट रिस्क है, उसको ये बताता है, ठीक? अब हम बात करेंगे कंपोनेंट की, कि सीएपीएम मॉडल, ठीक है, हमें पता है कि सीएपीएम मॉडल के थ्रू हम प्राइसिंग देखते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को इवैल्यूएट करते हैं कि कितना रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? हम प्राइस इससे कंसीडर कर सकते हैं कि किसी सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका भी मेथड है ये। तो बेसिकली ये है क्या, मतलब फॉर्मूला क्या है, किस बेसिस पे ये बनता है, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे ये सीएपीएम मॉडल ड्राफ्ट होगा? तो बेसिकली 4 कंपोनेंट हो गए। एक तो आपको हो गया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप ये सीपीएम मॉडल कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? दूसरा आता है रिस्क फ्री रेट, ठीक है? रिस्क फ्री रेट क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट होता है बीटा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर आता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, जो कि मार्केट का जो रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न को लेस करने के बाद आता है। ये 4 हमारे क्या हो जाता है, 4 कंपोनेंट होते हैं जो सीपीएम मॉडल को बनाते हैं, ठीक? एक-एक मॉडल, एक-एक कंपोनेंट को हम समझते हैं। जब बात एक्सपेक्टेड रिटर्न की कर रहे हैं तो दैट इज सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका क्या होता है, वो कैलकुलेट करते हैं हम इस मॉडल के थ्रू। तो किसी भी सिक्योरिटीज पे क्या रिटर्न आप चाह रहे हैं, वो रिटर्न कैलकुलेट करना ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, जो कि ये सीपीएम मॉडल आपको बताएगा। दूसरी बात होती है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, देखिए, रिस्क फ्री रेट एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो बिल्कुल रिस्क लेस है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये एक ऐसा रिटर्न होता है जिसमें कोई रिस्क एसोसिएट होता ही नहीं है। मतलब अगर अगर इन्वेस्टर ने इस तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जो कि रिस्क फ्री हैं, तो इट मीन्स कि इन्वेस्टर कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, कोई भी रिस्क उसके साथ नहीं है। ऐसा कब होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में होता है। अब आपको पता है कि आप बैंक से एफडी ले लीजिए या गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड या गवर्नमेंट की कोई ट्रेजरी लीजिए, तो कोई रिस्क है क्या? अगर वो आपको 5% 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता है कि इसमें अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरा पूरा का पूरा 5% पैसा प्लस 5% जो भी इंटरेस्ट है वो हमको मिल जाएगा। तो ये जो 5% वो दे रहे हैं वो क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना? आरएफ हो गया आपका, क्लियर है? इट मीन्स कि ऐसा रिटर्न जिसमें कोई रिस्क एसोसिएट नहीं है। और रिस्क होता क्या, पैसा डूबने की चांस, कि आप लॉस बियर कर लें, आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट खो दें, तो ये रिस्क है। तो ऐसा रिटर्न जिसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर एंड सर्टेन है। और ऐसा कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट ट्रेजेस होते हैं उनके साथ वैसा हो जाता है। तो रिस्क फ्री रेट हो गया आपका ये, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा आता है बीटा। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बीटा क्या होता है, बीटा मेजर करता है सिक्योरिटी की वोलेटिलिटी को, है ना, सेंसिटिविटी को, कि जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो को जब हम कंपेयर करते हैं एज अ मार्केट में एज अ होल, तो वो कितना, उसकी जो सिक्योरिटीज़ है, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो क्या है, वो कितना सेंसिटिव है ना? वो चीज़ हम कहाँ पे किससे मेजर करते हैं, बीटा से। तो बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, ठीक है? और सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो गया, अनअवॉइडेबल, कैन नॉट बी मिटिगेट, है ना? हम उसको किसी भी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। हम पोर्टफोलियो को कितना भी डाइवर्सिफाई कर दें, पर हम उसको मीट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि ग्लोबल रिसेशन हो गया, तो अब ये चीज़ जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना भी डाइवर्सिफाई कर लो अपने पोर्टफोलियो को, बट स्टिल आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो बीटा सिस्टमैटिक रिस्कों को कैलकुलेट करता है, ठीक है? वहाँ पे बोला गया कि अगर बीटा ज़्यादा होता है, तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर उसका बीटा 1 से ज़्यादा है, तो हम ये मानते हैं कि वो मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है? अब मार्केट का हमेशा बीटा हम एक ही मानते हैं, मतलब मार्केट का अगर बीटा कहेंगे तो मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी मानते हैं, तो उसको 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये बीटा क्या कहेगा आपका, कि अगर आपकी सिक्योरिटीज़ क्या है उसका बीटा कैलकुलेट करिए आप। अब वो जितना भी होगा, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि मार्केट जितना वोलेटाइल है ना, उससे ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी वोलेटाइल है, ठीक है? इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क की सेंसिटिविटी को मेज़र करता है, या हम कहें कि मार्केट रिस्क का और सिस्टमैटिक रिस्क का क्या प्रोपोर्शन, उनके बीच का प्रोपोर्शन को ये आपका बीटा इवैल्यूएट करता है। अब इस वर्ड को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि
जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है? मार्केट में किसी सिक्योरिटीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि मार्केट में रिस्क है भई, कभी मार्केट अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कहीं वॉर हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? आपके मार्केट पे पड़ता है, ठीक? अब जब आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी मार्केट में रन कर रही है, तो अगर मार्केट में रिस्क रहेगा, तो सिक्योरिटी पे भी रिस्क रहेगा। पर क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट के कंपेयर आपकी सिक्योरिटी कितना रिएक्ट करती है, ठीक है? मतलब मार्केट पे जो भी रिस्क है, मार्केट में जो भी चेंज आया, जो भी वोलेटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिक्योरिटी कितना वोलेटाइल हो जाती है, उसको हम कौन मेज़र करेगा? बीटा मेज़र करेगा। एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझिएगा। जैसे कि अगर मैंने कहा कि हमारा जो सिक्योरिटी है, जिस सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका बीटा 1.5 है, ठीक है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर मार्केट मार्केट में जो भी चेंज आया, मार्केट से ज़्यादा चेंज मतलब मार्केट में अगर थोड़ी-सी भी गिरावट आई, तो आपका 1.5 टाइम्स ज़्यादा गिर जाएगी। क्योंकि आप जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितनी है? वो ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा-सा चेंज आने से आप में ज़्यादा चेंज आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सेंसिटिविटी बता रहा है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो बढ़ रहा है, तो आपका भी वो रिटर्न जो होगा वो ज़्यादा आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। मार्केट अगर अप गया, तो फिर ये क्या करेगा? उससे डबल जाएगा, मतलब 1.5 गुना एक्सेस कर जाएगा, आपकी सिक्योरिटी उससे ज़्यादा रिटर्न देगी। सो बेसिकली ये सेंसिटिविटी को बताता है, कितने सेंसिटिव है। अब जैसे आप कहते हो ना कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है? आप किसी को कुछ बोलते हो, तो कुछ अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं ना। तो अगर आपने किसी को कुछ डाँटा, तो कुछ लोग होंगे जो कैसे करेंगे कि उस बात को अवॉइड कर देंगे, ठीक है? कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे कि उस बात पे थोड़ा रिएक्ट कर देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, रोने लगेंगे या बहुत परेशान हो जाएँगे या बहुत कुछ स्टेप्स लेने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका डाँटना क्या हो गया? ये मार्केट हो गया, ठीक है? मार्केट का रिस्क हो गया और कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, ये आपकी सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी हो गई, सिक्योरिटी की वोलेटिलिटी हो गई। जो रिएक्ट ही नहीं किया, तो वो क्या हो गया कि मतलब कि बिल्कुल वो उसमें बीटा एकदम नहीं है, वो 0 है या नेगेटिव है, कोई रिलेट ही नहीं कर रहा, नॉन रिएक्टिव है। तो उसको कहते हैं कि बीटा लेस देन 0 चली गई, नेगेटिव हो गई बीटा। तो ये इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, उस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, ठीक? किसी ने रिएक्ट किया पर थोड़ा रिएक्ट किया, इसका मतलब कि मार्केट के कंपेयर में ये रिएक्शन तो है, पर मार्केट से कम, जितना मैंने डाटा था उस तरह से रिएक्ट नहीं किए, थोड़ा रिएक्ट किए, हमारे डाट के कंपैरिजन कम किए। तो हम ये कहेंगे कि बीटा इनका कितना जा रहा है, 0.8 जा रहा है, 0.7 जा रहा है या 0.9 जा रहा है, मतलब मार्केट से कम वोलेटाइल है, जितना रिएक्ट करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा जो भी चेंजेस आएगा उसके हिसाब से इनकी सेंसिटिविटी कम रहेगी। पर वहीं पे किसी ने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे बीटा क्या हो गया, 1.5, 1.6, वो ज़्यादा रिएक्ट कर गई, जितना हमने डाटा था उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है ना? वो उनकी वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वो थोड़े पे ज़्यादा रिएक्ट कर जाएँगे। तो ये चीज़ मेज़र करना बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मार्केट रिस्क को तो बार-बार ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि आपकी सिक्योरिटी उस मार्केट रिस्क को कैसे रिएक्ट करती है। कितनी मार्केट रिस्क, जो मार्केट का एवरेज रिस्क है उसके हिसाब से कितनी वोलेटाइल है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, ये कैलकुलेशन ही कौन करता है? बीटा करता है। आई थिंक बीटा क्लियर हुआ होगा कि बीटा एग्ज़ैक्टली क्या करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? आपके मार्केट रिस्क प्रीमियम की, ठीक है? मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या हो गया? देखिए, मार्केट रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है हमको, है ना? तो इसका मतलब कि जितना रिस्क फ्री रेट है, जो बिना रिस्क के आपको जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जितना रिटर्न मिलता, उससे एक्सेस आपको जो भी मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? मतलब कि अगर आप मार्केट आप कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो बोलते क्या हैं कि हम आपको 8% का रिटर्न देंगे। तो मार्केट का रिटर्न कितना जा रहा है? 8% का जा रहा है, ठीक है? और अगर हम ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ कोई रिस्क ही नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ करते हैं, वो हमें 5% का दे रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा प्रीमियम कितना हो गया? रिस्क फ्री से एक्सेस हम कितना पा रहे हैं मार्केट से? 3% एक्स्ट्रा पा रहे हैं। तो वो 8 माइनस 5 किया, तो वो 3% एक्स्ट्रा मेरा क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है? तो बेसिकली मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या हो गया? वो एडिशनल रिटर्न बताता है कि हमने रिस्क फ्री रेट से एडिशनली क्या रिटर्न पाया है ना? तो जब हम कोई रिस्की एसेट्स लेंगे, हम किसी रिस्क सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम चाहेंगे ना कि वो मेरा रिस्क कंपनसेट हो,
उस मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये प्रीमियम हमको वही चीज़ बताती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, ठीक। ये इन्हीं इन्हीं सारी चीज़ों से मिलके ये फॉर्मूला फ्रेम हुआ है। तो फॉर्मूला क्या आएगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा बीटा ऑफ एसेट्स, फिर मल्टीप्लाई होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मार्केट का है माइनस और रिस्क फ्री रिटर्न, इसको कहीं कहीं ई आर एम भी लिखते हो, कहीं कहीं आर एम भी डिनोट करते हैं, मतलब मार्केट का रिटर्न। तो मार्केट के रिटर्न में से जब हम रिस्क फ्री रिटर्न को लेस कर देते तो क्या बचता है हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि रिस्क के ऊपर हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, रिस्क उठाने की वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसको जब हम बीटा से कि आपकी जिस सिक्योरिटी में करें आपको मार्केट में आप रिस्क उठाने जा रहे हैं इसलिए आपको इतना एक्स्ट्रा परसेंट मिलेगा, लेकिन साथ ही आप बीटा को भी मल्टीप्लाई करिए क्योंकि बीटा उतना वोलेटाइल है ना। तो बीटा में दो चीज़ देखिएगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है इसको। एक कि अगर लॉस हुआ, डाउन हुआ तो इतना वोलेटाइल होकर वो नीचे गिरेगा, पर अगर वो रिटर्न देगा, है ना, बढ़ा, तो भी वो इतना इतना एक्स्ट्रा करके रिटर्न भी देगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें समझना होगा, डाउन और अप दोनों पॉइंट से। तो रिटर्न भी बताते हैं लोग और कितना रिस्क है उसके साथ वो भी बताते हैं कि ये इतना सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो हमसे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिस्क फ्री रेट है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो हम उसको प्लस कर देंगे। तो अगर एक एक चीज़ को यहाँ पे देखें तो जो हमारा ई आर है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी है, आर एफ हमारा रिस्क फ्री रेट है, बीटा हमारा बीटा ऑफ द सिक्योरिटी है, और ई आर एम जो होता है वो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है, मार्केट से क्या रिटर्न आप पा रहे हैं, और ई आर एम माइनस आर एफ क्या हो गया, मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक न्यूमेरिकल से इसको ईजिली समझ लेते हैं जल्दी से। तो सपोज करिए क्वेश्चन है कि मिस्टर ए हैं जिनको बाय करनी है रिलायंस इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, ठीक है। करंट यील्ड जो गवर्नमेंट ट्रेजरी का चल रहा है वो 4.5% चल रहा है, मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी लेंगे तो आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बताइए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कोई रिस्क है क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क फ्री हो गया, ठीक है। कई कई क्वेश्चन में सीधा आरएफ दिया रहेगा, नहीं तो ऐसे करके दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बीटा इज 1.2, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो इनकी सिक्योरिटीज़ है उनका बीटा कितना, 1.2। इसका मतलब मार्केट अगर 1 है तो ये 1.2 सेंसिटिव है, ठीक है। एंड मार्केट रिटर्न इज 8%। मार्केट का रिटर्न क्या मिलने वाला है आपको, ये आपको सिक्योरिटीज रिटर्न क्या मार्केट में दिया जा रहा है, 8% का। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ CAPM, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता है और बस हमें वैल्यू पुट करते चले जानी है। तो यहाँ पे RF हमारा कितना हो गया, 4.5% हो गया, बीटा हमारा कितना 1.2 हो गया, और मार्केट रिस्क मतलब रिटर्न ऑन मार्केट क्या हो गया, मार्केट रिटर्न क्या हो गया हमारा 8% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो RF की जगह हम 4.5 लिखेंगे प्लस बीटा की जगह 1.2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में मार्केट का रिटर्न कितना है 8 माइनस रिस्क फ्री कितना 4.5, कि आप कितना एक्स्ट्रा पाएंगे रिस्क उठाने की वजह से, आप एक्स्ट्रा रिटर्न कितना पा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे, बीटा की वैल्यू से, क्योंकि इतना सेंसिटिव है वो, और प्लस कर देंगे कि इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जो बिना रिस्क के पाएगा वो 4.5 तो पाएगा ही पाएगा, तो 4.5 तो हमको चाहिए ही चाहिए, और हमें रिस्क उठाए तो हमें कितना प्रीमियम चाहिए, एक्स्ट्रा वाला वो भी चाहिए। तो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 4.5 करेंगे तो 3.5 आएगा, 4.5 प्लस 1.2, अब 3.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 8.7। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज़ हो गई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सिक्योरिटीज़ आप बाय करने जा रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, 8.7 होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारा मतलब आप उस सिक्योरिटीज़ पे आपको इस रेट से रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से आप रिस्क उठा रहे हैं, जिस तरह से वो वोलेटाइल है, जिस तरह से सेंसिटिव है, और जिस तरह से रिस्क फ्री रेट चल रहा है, अगर इन सबको एक्युमुलेट किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस सिक्योरिटी से 8.7% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा CPM मॉडल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।